नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 31 अक्टूबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो होगा ये। और आज थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया क्योंकि सुबह सुबह आपके लिए वीडियो बनाना था। वो वीडियो बनाना था जिसके लिए कम से कम 50 मैसेज मुझे रोज़ और कमेंट दिखते थे कि विजन आईएएस मैगजीन में क्या सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, कौन से करंट के लिए मैगजीन पढ़ें, उसका वीडियो डाला, इसीलिए थोड़ा सा देर हो गया। कोई बात नहीं। देखिए, आज न्यूज़ भी थोड़ा सा कम है, लेकिन एक कष्टदायी न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए कि जिन लोगों का टीचर में नहीं हुआ है उनके लिए थोड़ा सा कष्टदायी होगा। बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि शिक्षकों को घर देने का प्लानिंग कर रही है बिहार सरकार, तो थोड़ा सा अगला जो वैकेंसी आएगा तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शिक्षकों को घर भी देगी। क्यों देगी? क्योंकि स्कूल लेट से पहुँचते हैं गुरुजी, तो उनके लिए भी न्यूज़ है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा इन सभी चीज़ों को। और सबसे पहला न्यूज़ क्या है आज का? तो सबसे पहला न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर को डेडलाइन भी डिसाइड करके दे दिया है कि जो आपका अनुसूची 10 होता है, जो किसकी बात करता है? दल बदल मतलब नेताजी की इच्छा होती रहती है कि सुबह में बीजेपी में है, शाम को कांग्रेस, अगले दिन सुबह में आम आदमी पार्टी, फिर अगले दिन ममता दीदी के पास। तो ये वाला सिस्टम रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया था और संशोधन किया गया था संविधान में। कौन सा संशोधन किया गया था ये आप मुझे बताएंगे। और ये संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल है कि अगर आपने दल बदल किया, यानी कि बीजेपी से आप चुनाव जीते और आप चले गए कहाँ पर? तो कांग्रेस में, तो आपकी सदस्यता चली जाती है, संसद के सदस्य आप नहीं रह पाते हैं। तो ऐसी चीज़ को लेकर जैसे हुआ क्या था महाराष्ट्र में कि शिवसेना में विद्रोह हो गया था। और जो अभी जो एकनाथ शिंदे हैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अभी, वो बहुत सारे विधायकों को लेकर कहाँ चले गए? तो बीजेपी में विलय कर दिया पार्टी का और अलग पार्टी ही बना ली उन्होंने पूरी की पूरी। और फिर क्या हुआ? तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और इस पर दल बदल का फैसला अभी तक नहीं आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के स्पीकर को बोला है कि जल्द से जल्द आप फैसला लीजिए सेना वर्सेस सेना में कि क्या इनको सज़ा होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दल बदल में सबसे पहला अधिकार किसका बनता है फैसला लेने का? तो उस सदन के स्पीकर का। अगर राज्यसभा का केस है तो राज्यसभा के स्पीकर, लोकसभा केस है तो लोकसभा के स्पीकर, विधानसभा केस है तो विधानसभा के स्पीकर जो हैं वो उसका सबसे पहले फैसला लेते हैं। क्या विधानसभा के स्पीकर के फैसले पर कभी भी पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता? क्या न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती? क्या बिल्कुल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विधानसभा के स्पीकर या लोकसभा के स्पीकर के फैसलों का पुनरावलोकन कर सकती है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 10वीं अनुसूची मैंने बार बार बताया है आपको, दल बदल का कानून है ये। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है दल बदल के साथ में? अब ध्यानपूर्वक इस लाइन को जरा सुन लीजिएगा क्योंकि सवाल यही पूछा जाएगा या सवाल पूछा भी जाता है दल बदल संबंधित, तो उसमें इस तरह के लाइन जरूर लिखिएगा जब भी पक्ष में आपको पॉइंट लिखना हो। तो क्या है कि दल बदल कानून जो है ये हमारे लोकतंत्र के मैच्योरिटी को दिखाता है और परिपक्वता को दिखाता है, मजबूती को दिखाता है। कैसे? क्योंकि दल बदल जो कानून है किसके द्वारा बनाया गया है? संसद के द्वारा ही बनाया गया है। किसके खिलाफ बनाया गया है? संसद के ही सदस्यों के खिलाफ बनाया गया है। यानी कि जिन लोगों ने दल बदल कानून का समर्थन है वोट किया होगा या जिन लोगों ने दल बदल कानून को बनाया है, जो संसद के सदस्य हैं हमारे, उन्होंने अपने ही ऊपर इस कानून को लागू करने के लिए इसको बनाया था। उन्होंने खुद के ऊपर ही इस डिसिप्लिन को लागू किया कि दल बदल गलत है। ये हमारे क्या दिखाता है कि लोकतंत्र की एक मजबूती को दिखाता है कि हमारे संसद जो है वो मैच्योर है और उसके जो परिपक्वता को दिखाता है कि ये दल बदल कानून हमारे जैसे देशों में, लोकतांत्रिक देशों में ज़रूरी भी होते हैं। क्यों? क्योंकि एक कहानी सुना होगा आपने, आया राम गया राम। ये सुना हो ना, आया राम गया राम। ये ऐसे ही नहीं बना है। एक नेताजी थे हरियाणा में जिन्होंने 3 या 4 दिन में 7 पार्टियां बदली थी। आया राम गया राम उन्हीं के नाम पर आया राम गया राम शुरू हुआ था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि दल बदल कानून क्यों ज़रूरी होता है? सरकार के अस्थायित्व के लिए ज़रूरी होता है, सरकार और शासन समुचित ढंग से चल पाए इसके लिए भी ज़रूरी होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के आर्टिकल डिस्कशन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है आज का आर्टिकल। क्या है आर्टिकल? हडल ग्लोबल इनिशिएटिव, वैश्विक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना। क्या होता है ये? केरल स्टार्टअप मिशन तिरुवनंतपुरम में 16 से 18 नवंबर के बीच स्टार्टअप नेटवर्किंग इवेंट हडल ग्लोबल की मेज़बानी करेगा। कौन करेगा? तो केरल स्टार्टअप मिशन जो है ये इसकी मेज़बानी करेगा। यह वैश्विक स्टार्टअप परिदृश्य को एकीकृत करने, इंटीग्रेट करने के लिए शिक्षा, वित्त, ऊर्जा, स्थिरता, कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ भारतीय G20 प्रेसिडेंसी के दौरान स्थापित नवीनतम एंगेजमेंट ग्रुप स्टार्टअप 20 के अनुरूप ही इसका बैठक किया जाए। कहाँ पर? तो केरल के तिरुवनंतपुरम। और क्या है ये?
वैश्विक स्टार्टअप परिदृश्य को इंटीग्रेट करने के लिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन क्या होना चाहिए स्टार्टअप के लिए, उसका फंडिंग कैसा होना चाहिए, ऊर्जा का स्रोत क्या होना चाहिए और उसकी स्टेबिलिटी कैसी हो, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातचीत होगी। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है ये। और देखिए ये इंपॉर्टेंट जो है, ये कहीं पर ये जो टॉपिक है कहीं पर चर्चा में नहीं रहता इतना ज़्यादा, ये छुपा हुआ टॉपिक होता है जो न्यूज़पेपर में आता है, और इम्पॉर्टेंट भी है ये क्योंकि G20 से रिलेटेड है ये। और लेकिन इस तरह के जो टॉपिक होते हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इसको लेकर ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं किया जाता है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। देखते हैं कि क्या है वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति और महत्व क्या है। देखिए वैश्विक स्टार्टअप उद्योग का मूल्य वर्तमान में $90 ट्रिलियन के विश्व अर्थव्यवस्था में लगभग $3 ट्रिलियन है। $90 ट्रिलियन का विश्व का अर्थव्यवस्था है, उसमें स्टार्टअप का योगदान $3 ट्रिलियन है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यह तेज़ी से विकास और व्यवधान चक्र से गुजर रहा है। स्टार्टअप अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, पुनर्गठित करने, विस्तार करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। स्टार्टअप जो होते हैं ये किसके तहत काम करते हैं, किसके जैसे काम करते हैं, कैटलिस्ट आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जो क्या करते हैं, जो किसी भी रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को तेज़ करने के लिए स्टार्टअप काम करते हैं कि उस इकोनॉमी को कैसे ऊपर ले जाना। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप जो होते हैं सामान्य तौर पर ये नए आइडिया पर बेस होते हैं, नए तरीके के उद्योग होते हैं। जैसे भारत जो है ये दुनिया भर में स्टार्टअप के मामले में तीसरे स्थान पर आता है, तो इसलिए भारत की इकोनॉमी जो है इतनी तेज़ी से जो ग्रो कर रही है उसमें स्टार्टअप का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, स्टार्टअप विकेंद्रीकृत लेकिन सहयोगी भविष्य को आकार देते हैं जो प्रत्येक राष्ट्र के विशिष्ट आवश्यकताओं विकसित मूल्यों के अनुरूप होते हैं। वर्तमान में स्टार्टअप तेजी से ऐसे प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों को पेश कर रहे हैं जो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में अर्थव्यवस्था से सहायता करते हुए सीमा पार सहयोग और नवाचार की सुविधा भी कौन प्रदान करते हैं, इनोवेशन की सुविधा भी कौन प्रदान करते हैं, तो स्टार्टअप हमारे प्रदान करते हैं। और इसके कारण से क्या होता है, ये रोजगार बहुत ज़्यादा मुहैया करवाते हैं। रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना, निरंतर विकास को बढ़ाना, वैश्विक चुनौतियों को प्रभावी ढंग से समाधान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं लग रहा हो तो मैं बताता हूँ। स्टार्टअप का मतलब होता है नई कंपनियाँ, जो नई कंपनियां बनती हैं उन्हीं को स्टार्टअप कहा जाता है। इतना सिंपल से, इससे ज़्यादा और क्या सिंपल जाएंगे हम लोग। जैसे अभी जो आप स्विगी या जोमेटो देखते हो ये कभी स्टार्टअप थी, कुछ साल पहले ही तो ये सब मार्केट में आई हैं। ये सब क्या है, तो स्टार्टअप है। जो छोटे छोटे आपको एप्लीकेशन बेस दिखते हैं या जो एडटेक दिखते हैं आपको, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आपको दिखते हैं, ये सब क्या है, स्टार्टअप है जो अलग अलग क्षेत्रों में आए हैं स्टार्टअप। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये वैसी कंपनियाँ हैं जो रोज़गार खूब मुहैया करवाती हैं और इकोनॉमी में भी इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा होता है और आजकल के ज़माने में चलन भी इन्हीं का होता है। भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। पहला कौन सा, तो यूएसए, दूसरा चीन, तीसरा अपना देश भारत। स्टार्टअप की इकोसिस्टम के मामले में बहुत तेज उभरा है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, भले ही आप बीजेपी गवर्नमेंट से आप राजी हों नाराज़ी हों, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अच्छा लगता हो बुरा लगता हो मुझे फ़र्क नहीं, लेकिन इस गवर्नमेंट के अगर सबसे बड़े योगदान की आप बात करेंगे तो वो क्या है, वो है देश में स्टार्टअप का माहौल तैयार करना। पहले भारत सरकार बोलती थी हम आपको नौकरी देंगे, हम सरकारी वैकेंसी निकालेंगे, हम सभी को नौकरी देंगे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने आकर थोड़ा सा माहौल बदला कि आप स्टार्टअप करो, आप नौकरी मांगने मत आओ, आप नौकरी बनाने वाले बन जाओ। आप कंपनी शुरू करो, आप पढ़ाई लिखाई करो, आप लीडरशिप को अपनाओ, आप कुछ भी करो, लेकिन नौकरी मांगने से अच्छा है कि आप खुद के लिए क्या करो, तो खुद का इंडस्ट्री बनाओ, खुद का कारोबार शुरू करो। तो ये क्या बताता है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए पहली बार आज़ादी के बाद से ये सच है। किसी गवर्नमेंट ने सीरियसली काम किया तो किसने काम किया, तो वर्तमान की जो गवर्नमेंट है 2014 के बाद उसने काम किया। उससे पहले देश में स्टार्टअप शब्द नहीं कोई जानता था, ये भी तय है, बहुत कम लोग जानते थे। बेंगलोर, दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में रहने वाले कुछ लोगों को पता होगा, बाकी लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। उसके बाद ही जब भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया लाया, प्रधानमंत्री ने बार बार जिक्र किया, हर तरफ से न्यूज़ में भी आया, तो क्या हुआ, एक माहौल बना, इकोसिस्टम बना। उसके बाद भारत सरकार ने बहुत सारे नियम कानून में भी परिवर्तन किया कि स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए और उनको सुविधाएं भी दी, उनको पैसा मुहैया करवाया, उनको ऋण मुहैया करवाया और अटल इनोवेशन मिशन के तहत भी उनको मदद दिया गया। तो ये सब क्या है, तो स्टार्टअप का एक माहौल बना, इकोसिस्टम बना देश में। ओके, वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को सशक्त बनाने के लिए 5 कार्यबल अंडर G20 कौन कौन से हैं। स्टार्टअप 20 के भीतर 5 कार्यबल ने एक आम सहमति के माध्यम से एक नीति विज्ञप्ति बनाई है जो नवाचार और प्रौद्योगिकी के नए युग और वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करेगी। पहला कौन सा है 5 में से, पहला है फाउंडेशन। ये क्या है, स्ट्रेटजी
स्ट्रेटजी 2020 देशों में इनके बीच स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए सर्वसम्मति आधारित स्टार्टअप की परिभाषा और शब्दावली निर्मित की जाएगी। सर्वसम्मति आधारित परिभाषा कि भाई स्टार्टअप कहा किसको जाता है। जो 20 साल पुरानी कंपनी क्या उसको स्टार्टअप कह सकते हैं, जो 10 साल पुरानी क्या उसको स्टार्टअप कह सकते हैं। स्टार्टअप कौन होता है? मान लीजिए रिलायंस ने एक नया चीज़ शुरू किया तो क्या उसको स्टार्टअप कहा जाएगा? नहीं, उसको नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी एक पेरेंटल कंपनी है, उसी के तहत कोई शाखा खोली जाएगी। लेकिन मान लीजिए कल को कोई गांव का लड़का है, उसने कुछ शुरू किया तो वो क्या माना जाएगा? वो स्टार्टअप माना जाएगा। ओके। स्टार्टअप 20 फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप के लिए एक हैंडबुक भी विकसित की जाएगी। पहला है फाउंडेशन में यही काम किया जाएगा इन 20 देशों के द्वारा G20 के भीतर। अगला क्या है? अगला है फंडिंग, वित्त। कार्यबल स्टार्टअप वित्त पोषण के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण के लिए नीतियों और ढांचों पर ध्यान केंद्रित करेगा। विभिन्न देशों के बीच जुड़ाव का अवसर प्रदान करके एक सहायक वातावरण बनाया जाएगा। G20 देशों में पूंजी की सीमा पार प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के उपायों को सक्षम करने के लिए भी सुझाव दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत G20 देशों को 2030 तक वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम तंत्र में अपने संयुक्त वार्षिक निवेश को $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। भारत बोल रहा है कि G20 देशों को 2030 तक जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसमें $1 ट्रिलियन तक का आपको क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसका भी प्लान कर रहा है। भारत भी बढ़ावा दे रहा है और बाकी देश को भी बोल रहा है कि आप भी इसमें जुड़िए, जिससे क्या हो कि इकोसिस्टम बने किसके लिए? पूरे दुनिया भर में, तो स्टार्टअप के लिए। गठबंधन की क्या बात हो रही? अगला है इसमें गठबंधन। इसका मतलब क्या है? घरेलू यानी कि डोमेस्टिक रूप से और इंटरनेशनल बाजार में व्यवसायों को बढ़ाने के लिए देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण होते हैं। जो नए नए स्टार्टअप होते हैं उनके लिए वैश्विक स्तर पर व्यवसाय करना काफ़ी मुश्किल होता है। देश में तो एक बार को कर भी लेते हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट में उनका प्रवेश करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स पहले से ही होते हैं, तो वहाँ पर उनकी कौन पूछे। और तो इसको लेकर भी बातचीत हो रही है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन सिफारिशों और नीतिगत निर्देश, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विस्तार, नियामक आवश्यकताओं की समझ, संरक्षक नेटवर्क तक पहुंच, कौशल विकास और बड़े निगमों और सरकारों के बीच सहयोग के माध्यम से स्टार्टअप के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करते हैं। अगला कौन सा है कि वैश्विक गठबंधन के माध्यम से, जो दुनिया स्तर पर गठबंधन के माध्यम से वैश्विक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा बनाने, क्रॉस कंट्री सहयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा। जो इसका तीसरा पिलर था, क्या था? गठबंधन। चौथा पिलर है इसका समावेशिता। समावेशिता का तात्पर्य क्या होता है? कि सभी तक समान पहुंच होनी चाहिए। ओके। कार्यबल वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में समावेशिता, इंक्लूसिवनेस, विविधता यानी कि डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें और नीतिगत निर्देश भी देगा। यह उन स्टार्टअप का समर्थन करेगा जो समावेशिता, इंक्लूसिवनेस को प्राथमिकता देते हैं। ये उन स्टार्टअप को क्या करेगा? तो समर्थन भी देगा। स्थिरता है अगला, और इसी के साथ पांचों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कार्यबल मजबूत सतत विकास लक्ष्य SDG की कमी को दूर करने के लिए स्टार्टअप में तेजी लाने के लिए तंत्र स्थापित करने की दिशा में भी काम करेगा। यह सभी देशों या समूह के लिए समान हित के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के साथ महिला उद्यमी, विकलांग व्यक्तियों पर भी विशेष ध्यान देगा। ये 5 क्या थे? तो 5 हमने तय किए हैं कि इन 5 के तहत हमें G20 में जो आपका हडल के तहत हमें क्या करना है? ग्लोबल रूप से स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने की पहल करनी है। अगला देखिए क्या है इसमें। अगला G20 विज्ञप्ति है। क्या है इसका मतलब? तो G20 शिखर सम्मेलन द कम्युनिक के साथ समाप्त हुआ, जो आम सहमति व्यक्त करने वाला एक आधिकारिक बयान है। द कम्युनिक। ओके। G20 के तहत स्टार्टअप 20 ने अपनी नीति विज्ञप्ति भी तैयार की है। G20 के तहत ही क्या है? स्टार्टअप 20, इसी की तो चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं। इसी ने अपनी एक नीति तैयार की है, पॉलिसी तैयार की। अब इस पॉलिसी में कुछ बिंदु हैं उस पॉलिसी को रेखांकित करने वाले। इनमें स्टार्टअप 20 आभासी, वर्चुअल व भौतिक सार्वजनिक परामर्श का शामिल था। G20 देश के हितधारकों ने नीति विज्ञप्ति पर चर्चा की और प्रतिक्रिया भी प्रदान की है। G20 आमंत्रित लोगों सहित 24 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। व्यापक दर्शकों के लिए कार्यबल और उनके उद्देश्यों का परिचय भी दिया है। चर्चा के दौरान प्रतिक्रिया भी साझा की गई है। अगला क्या है? अतिरिक्त पहल स्टार्टअप 20 ने स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र के लिए सामान्य परिभाषाओं और शब्दावली के साथ एक स्टार्टअप हैंडबुक बनाने पर भी काम किया। सामान्य परिभाषा का तात्पर्य ये होता है कि जो सभी जो देश होंगे कॉमन कम से कम शब्दावली होना चाहिए कि स्टार्टअप किसको कहा जाता है, क्या होते हैं स्टार्टअप, स्टार्टअप के परिभाषा में किसको शामिल करना चाहिए, कितने रुपए तक का कारोबार होना चाहिए, किस प्रकार से उनका इकोसिस्टम होना चाहिए। इसको लेकर ये जितने देश हैं, ये अगर एक मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा? एक ग्लोबल रूप से स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम अपने आप बन जाता है। दुनिया भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए स्टार्टअप 20 को ग्लोबल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास चल रहा है। समूह का उद्देश्य G20 सदस्य देशों में स्टार्टअप के वित्तपोषण को सक्षम करने के लिए एक स्टार्टअप वित्तपोषण ढांचा भी विकसित करना है। तो ये किसका था?
तो ये जो केरल में आपका सम्मेलन हुआ है उससे संबंधित चीज़ें मैंने आपको बताई है। जिस सम्मेलन का क्या नाम था? इसका नाम था हडल ग्लोबल इनिशिएटिव, वैश्विक सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया है। इसके PDF में मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया है कि भारत में इकोसिस्टम क्या क्या है उसको लेकर, और एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको, पढ़ा भी देता हूँ कि क्या। देखिए, भारत सरकार ने जो स्टार्टअप को लेकर मुख्य रूप से पहल शुरू की है वो 2014 के बाद ही शुरू की गई है। उससे पहले आपको स्टार्टअप को लेकर कुछ ऐसी पहल नहीं दिखती है। स्टार्टअप इंडिया पहल था सबसे पहला, जनवरी 2016 में शुरू किया गया था और मई 2022 तक भारत में 69,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। ये स्टार्टअप IT सेवाओं में 13%, स्वास्थ्य व जीवन विज्ञान में 9%, शिक्षा में 7%, पेशेवर और वाणिज्यिक सेवाओं में 5%, कृषि में 5% है, खाद्य और पेय में 5% है। 56 विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। क्या बताया गया है कि 56 अलग अलग सेक्टर्स में भारत में स्टार्टअप शुरू हुए हैं। 69,000 बहुत बड़ी संख्या होती है ये। इसमें से अगर 1,000 स्टार्टअप भी जीवित रह गए ना तो इस देश का इकोसिस्टम बदल जाएगा। प्रमुख कार्य क्या क्या है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उन्नत बुनियादी ढांचे का विकास करना, बौद्धिक संपदा अधिकार के सुव्यवस्थित सुविधा, पेटेंट फाइलिंग को अधिक सुलभ बनाया गया। इसके तहत अधिक अनुकूल नियामक वातावरण का निर्माण किया गया है। कर की लाभ की पेशकश की गई है। सरलीकृत अनुपालन, व्यवस्थित निकास तंत्र की सुविधा भी की गई है। फंडिंग के अवसरों को बढ़ाने के लिए सिडबी द्वारा प्रबंधित 10,000 करोड़ रुपए के फंड के रूप में एक आर्थिक प्रोत्साहन की भी शुरुआत की गई है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कवर किए गए स्टार्टअप ने 2021 में लगभग 1.74 लाख लोगों को रोजगार दिया है। अब ये रोजगार का आंकड़ा देख लीजिए, कितना ज़्यादा लोगों को रोजगार किसने दिया है? तो नए नए स्टार्टअप ने ये सारे रोजगार दिए हैं। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम इसका उद्देश्य सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने व महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा वर्चुअल इंक्यूबेटर है, जिसमें 3 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप और महत्वाकांक्षी उद्यमी कहाँ पर हैं? तो स्टार्टअप इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में 3 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं। 3 लाख, ठीक है। स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज या वैश्विक चुनौतियों के समाधान विकसित करने के लिए भारतीय और कोरियाई स्टार्टअप के बीच सहयोग की सुविधा भी प्रदान करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष है, कुछ निष्कर्ष क्या पढ़ेंगे? भारत सरकार बढ़ावा दे रही है इसको, और बढ़ावा भी देना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टार्टअप को ही बढ़ावा देना चाहिए। सरकारी नौकरी में जब देश की जनसंख्या 142 करोड़ हो गई है तो आप सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो कुछ लोगों को तो अपना रोजगार शुरू करना ही पड़ेगा। चलिए आगे का न्यूज़ देखते हैं क्या है। जो चाइना का अभी देखिए होता क्या है, चाइना का रिसर्च वेसल है सियान 6। ये बार बार आपको पता ही है कि हबनटोटा बंदरगाह जो है ये चीन ने लीज पर ले लिया श्रीलंका से, श्रीलंका ने लीज पर दे दिया उसको। तो चाइनीज वेसल बिगिन रिसर्च ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका एम्ड इंडियाज कंसर्न। भारत के कंसर्न के बावजूद चाइना का बहुत बड़ा रिसर्च व्हीकल जो है ये कहाँ पर आ जाता है? श्रीलंका में आ जाता है, और श्रीलंका में अपना व्हीकल पार्क करते हैं और वहाँ से रिसर्च करते हैं, सो कॉल्ड रिसर्च करते हैं, जियोफिजिकल रिसर्च करते हैं ये। लेकिन हमारे लिए क्यों कंसर्न होता है ये? अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो ये देखिए भारत का नक्शा है, यहाँ पर श्रीलंका है, ओके। और श्रीलंका में यहाँ पर ये अपना विसल पार्क करते हैं, या यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद से क्या होता है ना, यहाँ पर अपना कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है, यहाँ पर इसरो का है, बेंगलोर में DRDO का है, केरल में भी हमारे कुछ स्ट्रेटजिक रूप से इंपॉर्टेंट जगह है, विशाखापत्तनम में भी है, एयरफोर्स का स्टेशन है यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पर मिसाइल टेस्टिंग का भी है, स्पेस प्रोग्राम का भी हमारा नीचे ही है, परमाणु प्रोग्राम का भी हमारा नीचे ही है। ये सारे एरिया, ये सारे जो हमारे स्ट्रेटजिक रूप से इम्पॉर्टेंट जगहें हैं, इसरो के मुख्यालय से इसरो का ऑफिस से लेकर और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र तक, और मिसाइल टेस्टिंग ग्राउंड से लेकर सब चीज़ है हमारे नीचे। वो सब के सब निगरानी में आ जाते हैं, रडार पर आ जाते हैं। किसके? तो इस चाइनीज़ विसल के। और भारत सरकार ने कंसर्न जताया भी था कि भाई इसको मत बुलाओ श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका सरकार का तो कुछ चलता ही नहीं। थोड़े दिन में तो देश भी बेच खाएंगे ये लोग, इतना तरीके से बेच रहे हैं ये। तो इन्होंने दे दिया हबनटोटा बंदरगाह। हबनटोटा बंदरगाह को चाइना सिंगापुर के जैसे डेवलप कर रहा है, और वहाँ पर ऐसी स्थिति हो जाएगी, और उसमें जो पैक्ट है उसके हिसाब से ये है कि जो चाइनीज़ एरिया होगा हबनटोटा बंदरगाह में, उसमें श्रीलंका के पुलिस को भी पूछ के जाना पड़ेगा। तो ये औपनिवेशिक दौर का एक नया दौर है, औपनिवेशिकता का देखें, कॉलोनी बनाने का एक नया दौर है, जिसमें हबनटोटा बंदरगाह उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, श्रीलंका उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है।
तो इसके कारण से वहाँ पर अब चाइनीज़ विसल पार्क हो गया है। भारत सरकार ने कंसर्न जताया था कि मत करो इसको, लेकिन श्रीलंका ने रोका नहीं और ये आ गया है वहाँ पर। अब हमारे लिए चीज़ों को ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और देखते हैं कि ये क्या है। और बाकी तो आपको बता ही दिया कि क्या है ये और किस प्रकार से कहाँ से आया है और ये जो विसल है ये कहाँ पर पार्क किया जाएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया इनके कि जो श्रीलंका उसके वेस्ट कोस्ट पर, और ये श्रीलंका की जो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है नेशनल एक्वेटिक रिसोर्स एंड रिसर्च डेवलपमेंट एजेंसी जो है नारा है, किसका है तो श्रीलंका का है। इसके साथ मिलकर ये रिसर्च करा चाइनीज विसल, इसका नाम है सियान 6। तो सियान 6 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये पूछ भी सकता है आपसे। देखिए क्या है सियान 6। चीन का अनुसंधान जहाज सियान 6 चीनी राज्य प्रसारक CGTN यानी कि उसका जो टेलीविजन चैनल है के अनुसार सियान 6 60 लोगों द्वारा संचालित एक वैज्ञानिक अनुसंधान पोत है जो समुद्र विज्ञान, समुद्री भूविज्ञान, समुद्री पारिस्थितिक परीक्षण करता है। उम्मीद है कि यह पोत राष्ट्रीय जल संसाधन अनुसंधान और विकास एजेंसी NRA के साथ संयुक्त रूप से अनुसंधान करेगा और ये श्रीलंका का एजेंसी है। चीन नियमित आधार पर अपना जहाज श्रीलंका भेजता रहता है। 2 हफ्ते पहले चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का युद्धपोत भी 2 दिवसीय दौरे पर आया था। वर्ष 2022 से भारत ने चीनी अनुसंधान पोत ह्युआन वांग 5 द्वारा हबनटोटा में श्रीलंका बंदरगाह कॉल पर चिंता जताई थी। 2022 में भी आया था, 2023 में भी आ रहा है और बार बार आते रहते हैं वहाँ पर। जो अंतरिक्ष यान ट्रैकिंग में माहिर था, ये जो यहाँ पर भेजा गया था ह्युआन वांग 5, ये क्या था, तो ये अंतरिक्ष यान की ट्रैकिंग में माहिर जहाज़ था ये, ओके। और इसको कहाँ पर भेज दिया गया था, हबनटोटा में, जिसे भारत ने एक जासूसी जहाज के रूप में वर्णित किया था। और ये कहाँ पर पार्क था, तो भारत से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर नीचे पार्क था ये। हबनटोटा बंदरगाह 2017 से चीन द्वारा चलाया जा रहा है, जब उसने इसे $1.12 बिलियन में 99 साल के लीज पर ली थी, जो कि श्रीलंका द्वारा इसे बनाने के लिए चीनी फर्म को भुगतान किए गए $1.4 बिलियन से भी कम है। श्रीलंका ने चीन से श्रीलंकाई जल क्षेत्र में किसी भी शोध गतिविधि में शामिल न होने के लिए कहकर भारत की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया था, लेकिन ये सिर्फ बोलते हैं, बाकी शामिल तो ये भी हैं उसी चीज़ में। श्रीलंका रणनीतिक रूप से प्रमुख पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग के बीच में स्थित है, इसलिए भी ये स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट है। तो नकदी की कमी से जूझ रहा श्रीलंका विदेशी ऋण के पुनर्गठन के कार्य में भारत और चीन का समान रूप से महत्वपूर्ण भागीदार मानता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक रूप से हमेशा मदद करता है चीन को। श्रीलंका पर द्विपक्षीय ऋणदाताओं को लगभग 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया है, जिसमें चीन का 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर भी शामिल है। तो धन्ना सेठ का पैसा लिया तो धन्ना सेठ की सेवा भी तो करना पड़ेगा ना। श्रीलंका के बाहरी और घरेलू ऋण पुनर्गठन के लिए बातचीत सितंबर तक पूरी होनी है। यही समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस साल मार्च बढ़ाए गए 209 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेल आउट की समीक्षा का भी है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण द्वीपीय राष्ट्र 2022 में का भूतपूर्व वित्तीय संकट की चपेट में भी आया था। 1948 से ब्रिटेन से आज़ादी के बाद सबसे खराब था इसका वित्तीय संकट पिछले साल, जिसमें भारत ने ही इसको मदद किया था और उसका परिणाम तो देख ही रहे, मदद का परिणाम क्या होता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा ज़रूर। जो नारायण मूर्ति जी हैं इस इन्फोसिस के फाउंडर, उन्होंने बोला कि युवाओं को एक सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए देश के लिए। किसके लिए? देश के लिए। लेकिन ये बताना भूल गए कि इन्फोसिस देश नहीं है, इन्फोसिस इनकी कंपनी है, इन्फोसिस देश थोड़ी ना है। और 70 घंटे काम करना चाहिए, यानी कि मान लीजिए अगर 7 दिन का वीक में काम करे 10 घंटे पर डे, या अगर 5 दिन का वीक में काम करेगा तो 14 घंटे पर डे। किसको काम करना है? तो युवाओं को काम करना चाहिए। किसके लिए? तो देश के लिए काम करना चाहिए। ठीक है भाई, तो इतने जो युवा बेरोजगार घूम रहे उनको भी काम दे दीजिए। जब आपके पास देश के लिए इतना काम बाकी है देश के लिए कि युवाओं को 70 घंटे सप्ताह में काम करना चाहिए, इतने युवा बेरोजगार जो घूम रहे उनको पकड़ पकड़ के काम दे दो कि देश के लिए सब लोग काम करो, आओ। क्यों नहीं दे रहे रोजगार? ये भी तो इनको बोलना चाहिए था। तो ठीक है, इन्होंने बोला। इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा है कि दुनिया भर में अगर देश को आपको बढ़ाना है तो काम कीजिए। जापानी लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरा देश उनका तबाह हो गया था, उसके बाद उन्होंने देश में बनाने के लिए खुद को जी जान झोंक दिया था। दिन में पढ़ाई करते थे, रात को काम करते थे, फिर भी वो 9 से 10 घंटे ही काम करते थे। ठीक ना? जर्मन लोग बड़े मेहनती होते हैं, उनकी भी चर्चा की गई, अलग अलग उसमें दिखाया गया है कितना कौन काम करता है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा इस टॉपिक को छोड़कर क्या है, अगर इन्होंने बयान दिया तो ये बयान इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नारायण मूर्ति जी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। इन्फोसिस जैसे बड़ी कंपनियों को उन्होंने खड़ा किया है। उनका बयान आपको पसंद आए ना पसंद आए अलग चीज़ है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि उनका बयान का मायने क्या है। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि क्या वर्किंग आवर को भारत में बढ़ाने का समय आ गया है? वर्किंग आवर को क्या बढ़ाना चाहिए? क्या वर्किंग आवर को बढ़ाने के संबंध में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? ये बताइए आप मुझे।
क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, सोशल रूप से क्या हो सकती है, पारिवारिक रूप से क्या हो सकता है, आर्थिक रूप से क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, इसके साथ साथ क्या है तो राजनीतिक रूप से कौन कौन सी चुनौतियाँ देखने को मिल सकती है। सामाजिक रूप से ये हो सकता है कि परिवार नाम की एक संस्था होती है जो काम के बीच में फूक जाएगी, उसका कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं। दूसरा ये भी हो सकता है कि वैसे ही युवाओं के हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, बहुत ज़्यादा डेथ हुए हैं, और अगर काम का बोझ डाला जाता है तो उससे और भी इन सब चीज़ों का खतरा बढ़ जाएगा। लाइफ स्टाइल जो है वैसे ही ख़राब है और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो जब आप इनसे 70 घंटे काम करवाने की बात करते हैं तो आपको उसके अनुसार वेतन भी तो देना पड़ेगा। दुनिया भर में दुनिया भर में IT कंपनियां जो सबसे कम वेतन देती है उसमें भारत का नाम पहले स्थान पर आता है। सबसे कम वेतन भारत में ही दिया जाता है IT सेक्टर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। IT की कंपनियां जो भारत में हैं वो काम करने के मामलों में दुनिया में सबसे ख़राब स्थान पर आती हैं। उनका कोई एक स्टैंडर्ड नहीं, ऑफिस स्टैंडर्ड। अमेरिका की जो कंपनियां हैं उनका ऑफिस स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, जबकि भारत की जो कंपनियां IT सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ उनका ऑफिस स्टैंडर्ड लो है। कुछ दिन पहले ही एक रैंकिंग निकली थी जिसमें लार्सन एंड टूब्रो जो कंपनी है उसका थोड़ा सा नाम भी आया था कि भारत में अच्छा माहौल बना कर देती है वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉय के लिए। बाकी जो इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियां हैं इनका एम्प्लॉय के लिए कुछ ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बनाते हैं, इसका भी लगा था। उस रैंकिंग में इनकी रैंकिंग बहुत ही नीचे थी। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इकोसिस्टम भी नहीं है देश में 70 घंटे काम करने वाला। ओके, और अगर काम करने का आता है तो उसके संबंध में कौन कौन सी चुनौतियाँ हो सकती हैं ये आपको सोचना है और लिखना है इसको, क्योंकि इन्होंने बयान दिया है तो ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ये मैं अभी कह रहा हूँ, पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने का तात्पर्य मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें कुछ पढ़ाने लायक है नहीं। आप सोचिए कि क्या क्या इसके हो सकते हैं इफ़ एंड कॉज, क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव परिणाम हो सकते हैं, क्या नेगेटिव हो सकते हैं, क्यों इसको बढ़ावा देना चाहिए या क्यों इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, या इसका कोई और समाधान निकल सकता है क्या, महिलाओं को लेकर इससे क्या इशू हो सकते हैं, बताइए मुझे। 14 घंटे काम करने को लेकर 5 दिन अगर काम करते हैं तो क्या इशू हो सकता है महिलाओं को लेकर, तो ये आपको बताना है ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये भारी इंपॉर्टेंट है। क्यों है भाई भारी इंपॉर्टेंट, तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक उन्होंने भी बोला कि AI को हमें क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। और बाइडन जो है उन्होंने तो साइन कर दिया ऑर्डर टू रेगुलेट AI इन US, और एक दिन बाद ही जब बाइडन सुनक जी ने बयान दिया उसके अगले दिन ही AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने आदेश भी जारी कर दिया है। तो उसको देख लेते हैं क्या है जो बाइडन ने जो साइन किया है। उसमें मुख्य रूप से उन्होंने किस चीज़ को लेकर बोला है, तो डिफेंस में जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, डिफेंस प्रोडक्शन जो होता है उसको लेकर उन्होंने चिंता जताई है कि AI को रेगुलेट करना ज़रूरी है। कुछ भी नहीं आप बना सकते हैं। AI जो है जितनी अच्छी है उतना ही ज़्यादा क्या है, ये उतना ही ज़्यादा समाज के लिए बुरा भी साबित हो सकता है अगर इसको सही से रेगुलेट नहीं किया गया। अगर गलत आदमी के हाथों में लग जाता है ये सब चीज़ें, तो एलन मस्क ने बोला था, एलन मस्क ने क्या बोला था कि ये न्यूक्ल से भी ज़्यादा, यानी कि जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है AI। तो इसको ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि AI को रेगुलेट करने के लिए और कौन कौन सी चीज़ों को किया गया है। थोड़ा सा डिटेल में इसलिए देखेंगे क्योंकि ये ज़रूरी टॉपिक है आपके लिए, पूछा जा सकता है यहाँ से। ओके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विनिमय। EU का कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम भी आया था इससे पहले। यह AI को सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित करता है जो सामग्री, पूर्व सूचनाएं, सिफारिश या निर्णय जैसे आउटपुट उत्पन्न करता है। यह उच्चतम जोखिम वाली श्रेणी में AI तकनीकों को उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर रियल टाइम के फेशियल व बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली, नागरिकों का सामाजिक स्कैनिंग, व्यवहार को प्रभावित करने वाली तकनीक व कमजोर लोगों का शोषण करने वाली तकनीक शामिल है। इन सब चीज़ों के लिए विनिमय किसने लागू किया था, रेगुलेशन, तो EU ने लागू किया है। केंद्र बिंदु क्या है, यह AI सिस्टम पर केंद्रित है जिसमें लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। इनमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, कानून प्रवर्तन, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में AI शामिल होता है। इससे पहले उच्च जोखिम वाले AI सिस्टम को बेचा जाए, ये पारदर्शी, व्याख्या करने योग्य, मानव निरीक्षण की अनुमति देने के लिए सख्त परीक्षण से गुजरेंगे। कौन, तो कोई भी AI सिस्टम जो होगा वो सख्त परीक्षण से गुजरेंगे, तभी जाके उनको पास किया जा सकता है। कम जोखिम वाले AI सिस्टम की आवश्यकताएं कम हैं, जैसे स्पैम फिल्टर या वीडियो गेम्स इत्यादि, इनको रखा गया है कम जोखिम वाले में। ओके, उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को लेकर वित्त तथा ऊर्जा तथा विभिन्न क्षेत्रों में नैतिक प्रश्नों कार्यान्वयन चुनौती का समाधान करना है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी 2018 में पारित किया था, जिसका मतलब क्या था कि यूरोप के डेटा को यूरोप में ही संरक्षित करना। अब सुनिएगा एक चीज़ को, ये मैं क्या बता रहा हूँ कि EU ने भी रेगुलेट किया हुआ है, USA ने भी साइन कर दिया है कि डिफेंस वगैरह में या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अमेजन, गूगल, फेसबुक, इन सबको बोला है कि भाई AI को थोड़ा सा रेगुलेट करो, क्रॉस चेक कर लिया करो जो भी कुछ उसमें होता है। तो अगला है कि भारत इस चीज़ को लेकर क्या कर रहा है और किस प्रकार से भारत इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं।
और आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो क्यों ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा एआई को रेगुलेट करने के लिए आवश्यकता क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है एआई को रेगुलेट करने के लिए। शामिल जोखिम को लेकर अनिश्चितता है इसमें, अभी भी हमें नहीं पता है कि एआई क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, अभी भी हम इसमें रिसर्च कर ही रहे हैं, अभी भी हम इसके सारे डायमेंशन को नहीं एक्सप्लोर कर पाए हैं। वो जिस दिन कर लेंगे उस दिन हमें पता होगा कि एआई क्या कर सकता है क्या नहीं। ब्लैक बॉक्स क्या है? कुछ एआई उपकरण इतने जटिल हैं कि ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं, उनको समझना बहुत कठिन होता है। ओके, इसका अर्थ है कि उन्हें बनाने वाले भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते कि कैसे काम करते हैं वो, कुछ निश्चित उत्तरों या निर्णयों के साथ कैसे प्रस्तुत होते हैं वो। एआई बनाने वाले भी नहीं जानते हैं कि एआई ये किस प्रकार से काम करेगा। वो इसको थोड़ा सा सिखा तो देते हैं, उसके बाद वो खुद से लर्निंग करने लग जाता है। तो ये सबसे बड़ी दुविधा है हमारे सामने कि एआई जो बना रहे हैं उनको भी उसका लिमिटेशन नहीं पता होता है, ठीक ना। यह एक गुप्त बॉक्स की तरह है जो आउटपुट उत्पन्न करता है, लेकिन इसकी कार्यात्मक प्रक्रिया की जानकारी अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है। अशुद्ध व पूर्वग्राही एआई उपकरण पहले से ही फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के कारण, गलत व्यक्ति की गिरफ्तारी, एआई प्रणाली में निर्मित पूर्वाग्रहों के कारण, अनुचित व्यवहार, हाल ही में GPT-3 और 4 जैसे बड़े भाषा मॉडल पर आधारित चैटबॉट के साथ गलत कंटेंट का उत्पादन जैसी समस्याएं उत्पन्न कर चुके हैं। गलत कंटेंट भी कई बार देते, फेक न्यूज़ भी कई बार ये प्रसारित कर सकते हैं। इसको लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। अगला क्या है? भविष्य में कैसा बर्ताव करे, इसको लेकर भी संशय है कि कैसा बर्ताव करे, क्योंकि जो इसको बना रहे हैं उनको नहीं पता कि ये क्या बन रहा है। सही सुन रहे हैं आप, जो इसको बना रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि क्या आउटपुट देगा क्या नहीं। कुछ हद तक वो आउटपुट को गेस तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें उनको भी नहीं पता होता है। वैश्विक स्तर पर एआई का विनिमय किया जा रहा है। भारत की बात करें तो नीति आयोग ने एआई के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर रिपोर्ट जैसे मुद्दों पर कुछ मार्गदर्शक दस्तावेज भी जारी किए हैं। भारत सामाजिक आर्थिक समावेशन, नवाचार और भरोसे को प्रोत्साहित करता है। ब्रिटेन भी इस पर बात कर रहा है। ब्रिटेन के ऋषि सुनक ने बोल भी दिया है कि हम करेंगे। अमेरिका ने भी इस पर कल आदेश जारी कर दिया है कि भाई एआई को रेगुलेट किया जाएगा। चीन की बात अगर हम लोग करें तो चीन में देखिए क्या है, चीन में है कि वर्ष 2022 में चीन ने विशिष्ट प्रकार के एल्गोरिदम और एआई को लक्षित करने वाले दुनिया के पहले राष्ट्रीय बाध्यकारी नियम भी कहाँ पर बनाए गए हैं, तो चीन में ही बनाए गए हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला चलते हैं बिहार स्पेशल, देखते हैं बिहार स्पेशल में क्या है। नहरों किनारे सोलर प्लेट लगाए जाने की मंजूरी दी गई है कि नहरों किनारे क्या लगाया जाएगा, सोलर प्लेट लगाया, जिससे क्या होगा, जल का भी संरक्षण होगा बिहार में, और साथ साथ में और क्या होगा, तो हमें बिजली भी मिल जाएगी। यानी कि दो काम हमारे एक साथ हो जाएंगे। अगला क्या है देखिए यहाँ पर कि 29 अक्टूबर 2023 को नीतीश कुमार जी ने नहरों के किनारे सोलर प्लेट लगाए जाने की मंजूरी देते हुए तीव्र गति से क्रियान्वित करने का निर्देश दिया कि भाई साहब थोड़ा जल्दी ये कर लो। बिजली कंपनी द्वारा ब्रेडा के माध्यम से, ब्रेडा का नाम तो सुना ही होगा आपने, इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नहरों के किनारे ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लेट लगाने की योजना सरकार की प्राथमिकता में है। नहरों के किनारे एक कतार में बड़ी संख्या में सोलर प्लेट लगाए जाने की योजना के लिए जल संसाधन विभाग ने बिजली कंपनी को इकट्ठे सूबे के सभी नहरों के लिए अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवा दिया है। जो जल मंत्रालय उसने इकट्ठे ही जितने देश में, जितने अपने बिहार राज्य में नहरें हैं, उन सभी के लिए हरी झंडी दे दी कि लगाओ सब पर जाकर क्या, तो सोलर पैनल। ओके, बिजली कंपनी को अलग अलग नहरों के किनारे सोलर प्लेट लगाने जाने के काम को लेकर पृथक रूप से कोई अनुमति इन दोनों पॉइंट को एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बिजली कंपनी नहरों के किनारे ग्रिड के सोलर पावर लगाए जाने की अपनी योजना पटना नहर के बिक्रम इलाके में शुरू करने की योजना बनाई है। पटना जो शहर है उसमें बिक्रम इलाके में शुरू किया जाएगा इसको, और यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही था। इस प्रोजेक्ट के लिए 7 से 8 महीने अंतर विभागीय मंजूरी हासिल करने में लग गए, और उसके बाद सब इसको फाइनली मंजूरी दे दिया गया है। ओके, इसको समझ लीजिएगा। और क्या है इसमें देखिए, यहाँ पर सोलर प्लेट लगाए जाने को लेकर जमीन की समस्या नहर के किनारे एक सीधे जमीन में मिलने की वजह से हल हो गई है, और गुजरात में यह मॉडल काफ़ी सफल रहा था। अब वहाँ पर अपने बिहार में भी लगाया जाएगा। गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे भी लगाए गए थे। बिहार के शिक्षक जो उनको बहुत बहुत मुबारक भाई, घर मिलने वाला है। 29 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा राज्य के 5 लाख शिक्षकों को आवास देने का निर्णय लिया गया। जो के पाठक महोदय है ना, वो बिल्कुल क्रांतिकारी है, तो उन्होंने ही बोला है। और क्यों बोला? हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 22,000 शिक्षकों का रिजल्ट भी जारी किया गया था। प्रमुख बिंदु क्या है, लेट से पहुंचते हैं ना शिक्षक लोग, इसीलिए इसको जारी किया गया है। राज्य सरकार ने उन शिक्षकों के अलावा पहले से कार्यरत करीब 5 लाख शिक्षकों को आवास देने का निर्णय लिया है। स्कूल के पास में ही रहने की व्यवस्था की जाएगी ताकि विद्यालय पहुंचने में लेट ना हो। बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों को आवास के लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत के गाँव
तक मकान को किराए पर लिया जाएगा। इसके साथ ही रियल एस्टेट कंपनी अगर मकान बनाकर देती है तो सरकार लेगी। ओके, शिक्षा विभाग ने इच्छुक मकान मालिक और रियल एस्टेट कंपनी से पूछा है कि कितने फ्लैट मकान तत्काल उपलब्ध करा सकते हैं, साथ ही कितने अगले 1-2 सालों में अतिरिक्त बनवा सकते हैं। इसकी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है कि दूर से ना आना पड़े, किराए पर भी लेकर रियल एस्टेट कंपनियों से भी ले सकती है मकान। और सब कुछ करके क्या किया जाएगा, तो शिक्षकों को विद्यालय के बगल में घर आवंटित किया जाएगा। शिक्षक विभाग प्रत्येक वर्ष शिक्षकों के वेतन पर लगभग 33,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसमें 8% यानी लगभग 2500 करोड़ 2500 करोड़ आवास के लिए खर्च किए जाते हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार आवास भत्ता की कटौती कर यह पैसा लीज पर लिए गए मकान और रियल एस्टेट कंपनियों को दिया जाएगा। जो आवास भत्ता मिलता है ना, उसमें कटौती कर लेगी, अपने जेब से कुछ भी खर्च नहीं करेगी। आवास भत्ता जो दिया जाता था ना, अब उस आवास भत्ते से बिहार सरकार आपको आवास ही दे देगी। और उससे क्या होगा, आप विद्यालय लेट पहुंचने का जो बहाना करते थे वो बहाना खत्म कर रही है। शिक्षकों को दूरस्थ क्षेत्रों में आवास की सुविधा के लिए 2 मॉडल पर शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। पहला मॉडल है बहुमंजिला इमारत के मालिकों से प्रस्ताव मांगा गया है, वह कितने मकान किस जिले में किस प्रखंड और ग्राम पंचायत उपलब्ध करवा सकते हैं जो पहले से बने हुए हैं। शिक्षा विभाग उसे किराए पर तुरंत ले सकता है, शिक्षा विभाग उसको तुरंत किराए पर ले लेगा। दूसरा, रियल एस्टेट कंपनी या अन्य इच्छुक जमीन मालिकों से जिला, अनुमंडल, प्रखंड मुख्यालय में बहुमंजिला इमारत या भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव मांगा गया है और इन इमारतों को निजी कंपनियां अपने खर्चे में बनाएगी। शिक्षा विभाग उन्हें लंबे समय के लिए लीज पर लेगा और हर महीने किराए का भुगतान भी करेगा। तो चलिए ठीक है, ये भी सही है। आपका भत्ता काट के आप ही को मकान दिया जाएगा ताकि आप स्कूल लेट से ना पहुँचे। तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं तक था। कुछ ही न्यूज़ थे आज, इसीलिए छोटा सा ही वीडियो है। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।